खमा घड़ी हो। हेलो नमस्कार, मैं प्रेम कुमार हमारे ई स्टार क्लास के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी प्रश्नमाला पांचवी यानी समांतर श्रेणी का अंतिम लेक्चर है। आज हम इसको पूर्णता की ओर ले चलेंगे। चलिए समय को ना गवाते हुए प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने पैनल पर उपस्थित है। क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए में बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। और सर्पिल आपके सामने है जैसा कि आकृति में है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? हमें इस सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है और ये हमें त्रिज्याएं दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास त्रिज्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है? 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और आगे दी हुई है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें त्रिज्याएं दी हुई है। हमने मान ली R1 यानी प्रथम पद क्या होगा? R1 वो क्या होगा? 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें D की जरूरत होती है। D कैसे निकालेंगे? R2 माइनस R1। R2 मतलब ये R2 होगा, ये R1 होगा, यानी 1.0 माइनस 0.5 यानी हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? 0.5 सेंटीमीटर। डी आ गया, आर आ गया। और 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को यानी हमारे पास जो एन है वो 13 दिया हुआ है। क्या? एन का मान हमें 13 दिया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों को इस प्रकार सर्पिल बनाना है। ये सर्पिल है क्या? वैसे ये अर्धवृत्त बना हुआ है, यानी इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है वो इस अर्धवृत्त के लिए तो समान रहेगी। जैसे ही ये अर्धवृत्त यहाँ से शुरू होगा, इसकी त्रिज्या में परिवर्तन आ जाएगा, यानी ये 0.5 होगी। आगे वाली जो त्रिज्या होगी वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ तक तो सेम चलेगी, आगे इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी, फिर इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। ऐसे करते करते हमें 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई की गणना करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसकी जो कुल त्रिज्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी परिधि से हम इसकी लंबाई का मापन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास S13 ज्ञात करना है। S13 यानी 13/2। उसके बाद में 2 गुना a का मान हमारे पास 0.5 प्लस में n-1 यानी 13 - 1 गुणा में d का मान है हमारे पास 0.5। ठीक है, ये चलेगा 13/2। 2 का 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 यानी 20 आएगा। और एक रकम छोड़ के पॉइंट लगाया तो एक रकम छोड़ के हमने सॉरी 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 5 दूनी 10 हो गया। और एक रकम छोड़ के पॉइंट है तो एक रकम छोड़ के पॉइंट लगा दिया। इसके बाद में प्लस 13 में से 1 गया, कितना है हमारे पास? 12 गुणा में 0.5 पड़ा है, ये लो भाई 0.5। अब देखो आगे 13/2 ये 1 प्लस में क्या होगा? 12 × 5 यानी 12 5 कितना होता है? 12 5 60 होता है। 60 और एक रकम छोड़ के पॉइंट है तो एक रकम छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब फिर आगे चलो 13/2 1 प्लस में 6 यानी 7। 13/2 गुणा में 7 ये पड़ा है हमारे पास, इसको पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो ये अर्धवृत्त की परिधि लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो S13 है वो क्या होगा? S13 ये क्या है? हमारे पास त्रिज्याओं का योग है, यानी टोटल जो त्रिज्या होगी उन सब का योग है। ठीक है, अब देखो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। जल्दी से जल्दी बता दें कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr और यहाँ पर जो पाई होती है उसका मान कितना होता है? 22/7। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। देखो हमारे पास ये अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या समान रहती है, उसके बाद में इसकी त्रिज्या में परिवर्तन होता है, यानी हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए। तो अब हम अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो? अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? ये पूरे वृत्त की परिधि है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी, यानी 2 से 2 कटेगा तो πr आ गया। ठीक है,
ये पाई आर आ गया, ठीक है। अब हमें आर का मान रखना है सिर्फ यहाँ पर। अर्धवर्त की परिधि होगी वही क्या होगी, इस टोटल सर्किल की क्या होगी, लंबाई होगी। क्योंकि जो ये लंबाई है ये परिधि पर, ये जो परिधि है वहां से ये चल रहा है, ऐसे परिधि के अनुसार चल रहा है, तो इसकी जो टोटल जो परिधि होगी वो इसकी कुल लंबाई होगी। परिधि है पाई आर, पाई का मान हमारे पास कितना है 22/7 गुणा में आर, टोटल आर जो S13 है वही हमारे पास टोटल आर होगा, ठीक है। S13 का मान कितना हमारे पास 13/2 गुणा में 7। अब एक 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 दूना 22, ठीक है। अब देखो 11 गुणा में 13 बच गया, इन दोनों को गुणा करेंगे, 13 एकम 13, 13 का 3 हासिल 1, फिर 13 एकम 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, यानी टोटल जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बचे हुए बाकी सवालों पर भी बात जल्दी से की जाए। दोस्तों सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है कि 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठ है, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठ, उससे अगले पंक्ति में 18 लट्ठ इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ है। हमें लट्ठों की हमें इतना एक तो ये बताना है कि कितनी पंक्ति है, टोटल हमें पंक्तियों की संख्या बतानी है, और हमें ये बताना है कि लास्ट वाली जो ऊपरी जो पंक्ति होगी उसमें कितने लट्ठ रखे हुए हैं। इस प्रकार लट्ठों को जचाया गया है। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इन लट्ठों को गिनना मत क्योंकि ये मैंने बनाए हैं और ये पूरे 20 नहीं है। हमें प्रश्न के हिसाब से चलना है कि पहली पंक्ति में 20 लट्ठ होंगे, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठ और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठ, और ऐसे करते करते चलते जाएंगे और टोटल 200 लट्ठों को हमें जचाना है, ठीक है। जचाना है दोस्तों, मारना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठ है, यानी हमारे पास एपी बन रही है। पहली पंक्ति में 20 लट्ठ है, उसके बाद दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठ है, उसके बाद तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठ है, और ऐसे करते करते टोटल 200 लट्ठों को जचाना है हमें, ठीक है। हमारे पास हम तो अपने सवाल के अनुसार चलेंगे। क्या है हमारे पास ए का मान कितना है 20 है, इसके बाद में हमें डी चाहिए, डी का मान क्या होगा 19 माइनस 20, या 19 दूसरा पद माइनस पहला पद 19 माइनस 20 होगा, 19 में से 20 गया तो क्या आएगा -1। और जो हमारे पास जो 200 लट्ठ दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है SN दिया हुआ है, 200 लट्ठों को जताना है, ये हमारे पास योग दिया हुआ है SN का मान हमें 200 दिया हुआ है, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, पंक्तियों की संख्या याद करनी है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए करते हैं n का मान। SN सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। SN का मान हमारे पास कितना है 200, ये लो 200 बराबर n बटा 2, n हमें ज्ञात करना है, 2 गुणा a का मान हमारे पास 20 है, प्लस में n माइनस 1 गुणा में d का मान -1 है, ठीक है। अब देखो n बटा में 2 पड़ा है, 2 20 गुणा 40, प्लस में इस -1 को अंदर गुणा करो तो n का गुणा -1 से करेंगे तो -n होगा, और -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 होगा, ठीक है। अब ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी 200 गुणा में 2 बराबर क्या होगा n, ये 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 माइनस n, ठीक है। अब इस n का अंदर गुणा करेंगे, n को 41 से गुणा करेंगे तो 41n माइनस n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, इधर 200 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। अब इन दोनों को उधर ले जाते हैं, यानी 400 प्लस में क्या होगा 400, ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 41, तो ये माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या बच गया 0, इसको सही लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस में क्या हो गया 400 बराबर में 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई है। हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमें 41 के 2 ऐसे टुकड़े चाहिए जिनको हम गुणा करें तो क्या है 400, और इनको जोड़ें तो क्या इनका योग जो आए वो कितना है -41 आए। क्या करना है कि हमें 41 माइनस 41 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 400 आए, और जब इनको जोड़ें तो इनका जो योग है वो -41 आए। तो मैंने इनके पहले से गुणनखंड कर रखे हैं। क्या इसके गुणनखंड हो गए -16
और -25 होगा। ठीक है, इन दोनों को आप गुणा करके देखो, 16 गुणा 25 करके देखो, यानी 25 का 150 होता है, 150 का 0 हासिल 15 आ गई। इसके बाद ये 25 एकम 25, 25 और 15 कितना आता है 40, यानी ये 400 हो गया। और -16 का गुणा -25 से करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके जो दो गुणनखंड है वो क्या है -16। अब हम इस -41 को कैसे लिख देंगे, n स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 25n, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 41n ही बनेगा, प्लस में 400 है और इसके बराबर हमारे पास कितना है 0 है। ठीक है, अब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर n बच गया, माइनस में 16 बच गया, यहाँ पर n कॉमन आ गया। इसके बाद में यहाँ पर -25 कॉमन लेंगे, 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बच गया और इसमें 25 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 16। अब ये माइनस का क्यों है, क्योंकि -25 कॉमन लिया है, यहाँ पर माइनस था, -25 कॉमन रहेगा तो ये प्लस का n बच गया, यहाँ पर -25 कॉमन लिया तो ये प्लस था, प्लस अब इस माइनस को -16 से गुणा करेंगे तो प्लस का 400 पड़ेगा, बराबर में क्या होगा 0। अब ये n-16 दोनों में सेम है तो यहाँ पर n-16 क्या होगा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर जो बचा है वो n-25 बच गया बराबर 0, या ये कॉमन आ गया तो ये n बच गया और यहाँ पर n-16 कॉमन आ गया, 25 बचा -25। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यानी n-16 बराबर 0 और n-25 बराबर 0 होगा। ये n का मान कितना आएगा प्लस का 16 और यहाँ पर n का मान क्या आएगा प्लस का 25। ठीक है, अब देखो या तो n का मान 16 होगा या 25 होगा, दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो हमें ऊपर वाली पंक्ति में लट्टों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान 16 आ गया। ठीक है, ऊपर वाली पंक्ति में लट्टों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमें अब a16 ज्ञात करना होगा। a16 ज्ञात करेंगे तो a प्लस यानी 20 प्लस n-1 यानी 16-1 गुणा में d का मान है -1। ठीक है, बराबर 20, ये 16 में से 1 गया 15 को -1 से गुणा करेंगे तो -15 यानी 20 में से 15 गया तो 5। हम कह सकते हैं कि लास्ट वाली पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। अब देखो अब 25 को लेके चले, यानी a25 ज्ञात करें तो क्या ये सही आता है क्या, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, a25 का मान ज्ञात करके देखेंगे, यानी 25वें पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी होगी 20, a प्लस 20 प्लस n-1 यानी 25 -1 गुणा में d का मान क्या होगा हमारे पास -1। उसके बाद में 20, ये 25 में से क्या 24 को -1 से गुणा करेंगे तो -24। अब देखो 20 में से -24 घटाएंगे तो क्या बचेगा -4। अब देखो अंत वाली पंक्ति में -4 लट हो सकते हैं क्या, या आप लट्टों की संख्या को माइनस में रख सकते हो क्या, मतलब लट्टों की संख्या माइनस में चले जाए, 0 लट और उसके बाद -1 लट, ऐसा हो नहीं सकता। लट्टों की संख्या तो प्लस में होगी, अतः ये जो लट्टों की संख्या 25 है, पंक्तियों की संख्या 25 है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सही जो लट्टों की जो पंक्ति आएगी वो कितनी आएगी 16 आएगी और अंत वाली पंक्ति में लट्टों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ आ गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न नंबर 20 आपके सामने पैनल पर उपस्थित है। क्या पूछा गया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा है, अन्य आलुओं को 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। ठीक है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए, कुल इस प्रकार 10 आलू यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी जो भी ये प्रतियोगी है वो यहाँ से चलना इधर प्रारंभ करती है। ठीक है, निकटतम आलू को उठाती है, जो यहाँ पर जो पहला आलू है उसको उठा के वापस लेके जाएगी, उठाती है और उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है और ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। ठीक है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी कि जो इस पूरी जो लेखन का जो सार है वो क्या है कि यहाँ पर एक बाल्टी पड़ी है और इस बाल्टी से पहला आलू 5 मीटर की दूरी पर है और उससे अगले आलू है वो परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखे गए हैं। और ये जो प्रतियोगी है वो यहाँ इस बाल्टी के पास से इधर दौड़ना प्रारंभ करता है, आलू को जो पहले आलू दिखता है उसको उठाता है और बाल्टी के अंदर डाल देता है।
उसको ऐसे करता करते 10 आलू उठाने हैं। इन 10 आलुओं की जो टोटल जो इसकी दूरी है उसको हमें ज्ञात करना है। देखो प्रतियोगी बाल्टी से पहले इधर आया, 5 मीटर चल गया, फिर वापस उधर गया, यानी 5 मीटर चल गया। यानी कहने का जो भाव है कि प्रतियोगी को 5 मीटर इधर आना पड़ा और 5 मीटर उधर जाना पड़ा एक आलू उठाने में। ठीक है, यानी 5 और 5 10 मीटर पहली दौड़ होगी उसकी। ठीक है, दूसरी दौड़ में क्या करना पड़ेगा, फिर 5 मीटर तो वो चलेगा, इसके बाद में उसको 3 मीटर और आगे चलना पड़ेगा। वापस आया वो, इसके बाद वापस 3 मीटर चला और 5 मीटर और चला, यानी 3 और 3 6, ये हो गया 5 5 10, यानी उसको टोटल 16 मीटर चलना पड़ा। दूसरी बार उसे 16 मीटर चलना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार तीसरी बार भी चलेगा, यानी 5 और 3 8 तो ये चलेगा, इसके बाद में 3 और ऐड हो जाएगी, इधर आया 3, यानी 11 मीटर इधर चला और वापस फिर गया, फिर उसको 11 मीटर चलना पड़ा, यानी 22 मीटर हो गया। यानी जो तीसरी जो इसकी दौड़ होगी इसमें इसको 22 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये एपी बन चुकी है 10 16 और 22। ठीक है, और उसको कुल 10 आलू उठाने हैं। ठीक है, ये जो बन गई मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ 10 16 और 22। ठीक है, हमारे पास जो ए होगा वो कितना होगा 10 होगा, और डी क्या होगा 16 में से 10 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आ गया। ठीक है, 22 में से 16 घटा देंगे तो भी 6 ही आएगा। ए आ गया, डी आ गया, 10 आलू को उठाना है, यानी जो एन का मान होगा वो हमारे पास 10 होगा, और इसकी कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कुल लंबाई ज्ञात करनी है, यानी एस 10 का मान हमें ज्ञात करना है। 10n/2 यानी 10/2 गुणा में 2a 2 गुणा ए का मान हमारे पास 10 है, प्लस में n-1 यानी 10 - 1 गुणा में डी का मान कितना हमारे पास 6। ठीक है, ये 2 एकम 2 5 दूनी 10 2 10 गुणा 2 यानी 20, प्लस में 10 में से 1 गया 9 गुणा में 6 बराबर ये 5 पड़ा है 20 पड़ा है, प्लस में 9 कितना होगा 54, इसके बाद में फिर 5 पड़ा है 20 और 54 को जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ा 4, 2 में 5 जोड़ा 7 यानी 74। 74 को 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 का 0 0 2 7 और 5 5 7 35, 35 और 2 कितना आ गया 70, यानी उसकी जो कुल लंबाई होगी वो कितनी होगी 370 मीटर। यानी जो प्रतियोगी है उसको कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। प्रतियोगी को कितनी मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, अंततः प्रतियोगी को कुल 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। तीन 370 मीटर दूरी तय करनी होगी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने इस प्रश्नमाला 5वीं यानी समांतर श्रेणी को अंतिम रूप से पूर्ण कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपने पीछे के जो लेक्चर मैंने लगाए हैं वो सभी देखे होंगे। अगर किसी भाई ने या बहन ने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की इस जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैथ प्लेलिस्ट के नाम से लिंक होगा, उस पर आप जाएंगे तो इसकी जो सभी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल से हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कल हम कौन से टॉपिक पर बात करें, यानी प्रश्नमाला कक्षा 10 की गणित की पुस्तिका की प्रश्नमाला, कौन सी प्रश्नमाला को हम आगे शुरू करें, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।